मेरा नाम आशीष गुप्ता है। यह घटना 10 साल पहले की है। तब मैं एक फोटोग्राफी स्टूडियो में काम किया करता था। कुछ वक्त बाद मेरे पास खुद का एक कैमरा आ चुका था और इसीलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी भाभी ने मुझे सोनितपुर गांव का एक काम दिलाया। किसी की शादी की पार्टी थी। आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था। इसीलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी। उसके बाद वहां पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था। इसीलिए रात में ही ट्रैवल करके घर लौटना था। पर काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी जिंदगी से मिटा सकता। मुझे अब भी याद है। ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहां पहुंच गया। रात को 8 बजे के करीब पार्टी शुरू हुई। पार्टी अच्छी चल रही थी। मैं लोगों की फोटो लिए चले जा रहा था। तब मैंने महसूस किया कि एक सुनहरे बालों वाली गोरी चिट्टी लड़की बार बार फोटो के बीच में आ रही है। मैं कैमरे से देखता तो वो वहीं कहीं लोगों के बीच नजर आती थी। मैं कैमरा हटा देता तो फिर अचानक ही कहीं लोगों के बीच गायब हो जाती थी। कुछ देर बाद वही सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसने मुझे हॉल के बाहर आने का इशारा किया। मुझे लगा शायद उसे मुझसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फोटो खींच लेने पर मेरी नजर उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वह मुझे घर के गेट के बाहर थोड़ी दूर नजर आई। मैं फौरन उसके पास चला गया। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नजर आ रहा था। मैंने कहा, सॉरी, फोटो खींचने थे, इसीलिए नहीं आ पाया। आप यहां क्यों खड़ी है? अंदर नहीं आना है? पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और कुछ देर तक वह मुझे ऐसे ही घूरती रही। उसके बाद वो लड़की झाड़ी की ओर आने का इशारा करने लगी। मैंने भी हाथ से इशारे से मना कर दिया और घर की ओर चले आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराजगी का भाव था। उसने हाथ के इशारे से ही मुझे लौट जाने को कहा और बिना पीछे देखे हुए वो सामने की झाड़ी के अंदर चली गई। अब मुझसे भी रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफी का अंजाम तक नहीं सोचा था। कुछ देर चलने पर घुप अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी से महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। तब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। मेरा फोन जेब में पड़ा था, लेकिन एहसास इतना अजीब और डरावना था कि घबराहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नजर एक बड़े से भूरे पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था कि वहां पर 2 लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं, या फिर इसी पार्टी में आया कोई जोड़ा वहां बैठकर एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त गुजार रहा हो। उस घने अंधेरे में मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहां पास पहुंचा तो उन्हें देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा था, और अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर 2 सिर वाला भयानक नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक सिर लगा हुआ था वो बुरी तरह से कुचला हुआ था और उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थी। मैं उसी वक्त वहां से अंधाधुंध भागने लगा और फिर किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गया। थोड़ी ही देर में 2 लड़के बुलेट लेकर वहां आए और मुझे वो पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहां झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर का चाटा मारा और कहा कि फोटो वापस देने के लिए भी यहां वापस मत आना। उन्होंने मुझे मेरे काम के पैसे दिए और फौरन वहां से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया था, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई मुझे पता चली। बहुत साल पहले उस मकान मालिक ने अपने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। कहा सुना था कि उन दोनों को वहीं कहीं झाड़ी के भीतर मारकर गाड़ दिया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और 2 सिर के साथ भटकती है। वहां झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच आया, लेकिन कभी न मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई है। मेरा नाम नूर खान है।
और मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। मेरा निकाह फातिमा से 5 साल पहले हुआ था। हमारी लव मैरिज हुई थी। अल्लाह ताला की दुआ से हमें 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम आमिर और छोटे बेटे का नाम असलम है। ये उन दिनों की बात है जब मैं मंडी में मिठाई बेचने का काम किया करता था। पर मेरे हालात इतने बुरे थे कि मिठाई बेचकर भी मनचाही कमाई नहीं हो रही थी। और फिर मैंने मेरे परिवार की खुशी के लिए जिन्नात से दौलत पाने का रास्ता चुना। पर अपनी इसी गलती के लिए मैं आज भी खून के आंसू रो रहा हूं। उस डरावने हादसे के बाद हर दिन मेरे मन में कई बार जान देने का ख्याल आ जाता है। पर अपनी बीवी और बच्चों की ओर देखकर मैं बस जी रहा हूं। फातिमा के अब्बा हमारी शादी के खिलाफ थे क्योंकि मेरी कमाई काफी कम थी। पर फिर भी हमने निकाह कर लिया था। हमारी शादी तो हो गई थी, पर शादी के बाद हमें असलियत का एहसास हुआ। मेरी थोड़ी सी कमाई में हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। थोड़े ही दिनों में छोटी छोटी जरूरतों को लेकर हमारे बीच बहस होने लगी। ये एक हकीकत है कि सिर्फ प्यार से किसी का घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और फिर मैं ज्यादा से ज्यादा दौलत पाने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढने लगा। और मेरी इसी ज्यादा दौलत पाने की भूख का फायदा एक जिन्नात ने उठाया। शबनम मंजिल के पास हमारा एक छोटा सा मकान है। वहीं से हमारी बर्बादी और तकलीफों को शुरुआत हुई। निकाह के बाद से ही मुझे रात के सन्नाटे में एक बुजुर्ग पहाड़ी इंसान की आवाज सुनाई देती थी। दिन ब दिन यह सिलसिला बढ़ता चला गया। शुरुआती दिनों में मुझे लगा कि यह बस मेरा वहम होगा और मैं उस बात को टाल दिया करता था। पर एक रात मैं अपने घर पर अकेला था। उस दिन फातिमा बच्चों को लेकर उसके भाईजान के घर गई थी और किसी कारण से वो घर वापस नहीं आ पाई। तब अंधेरे में एक काली सी परछाई मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी, नूर खान, नूर खान। मेरी नींद टूट गई। मैंने जैसे ही उस परछाई को देखा, घबराहट में मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं जोर से चीखना तो चाहता था, पर ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज हलक में ही अटक गई हो। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत समेटी और जान मारकर चीख लगाई। घर पे तो कोई न था, पर मेरा पड़ोसी आलम मेरी चीख सुनकर फौरन दौड़कर मेरे घर आया। मेरे साथ साथ आलम ने भी वही परछाई देखी और अब वह विकराल परछाई मेरा और आलम का, हम दोनों का नाम पुकार रही थी। उस परछाई को देख आलम की भी हालत खराब हो गई। वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और वो अपने कदम जमीन से उठा ही नहीं पा रहा था। उठने की ताकत तो मुझ में भी नहीं थी। मैं रेंगते हुए आलम के पास चला गया और उसके पास जाकर उसे कस के पकड़ लिया। अब हम दोनों भी कांप रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो परछाई हमारे साथ क्या करना चाहती है। कांपती आवाज में उस परछाई से मैंने पूछा, कौन कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उसने जवाब में इतना ही कहा कि वह इस जमीन के नीचे रहता है और वो मुझे कुछ देना चाहता है। फिर उसने कहा, इस जमीन को खोदकर अपना तोहफा बाहर निकाल लो। इतना बोलकर वो परछाई गायब हो गई। उसकी वो बात सुनकर अगले ही पल मुझे अच्छा महसूस होने लगा। एक ही पल में मेरा डर अचानक ही कहीं गायब सा हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मुझे यकीन हो चला था कि जमीन के नीचे जरूर कोई गड़ा हुआ खजाना होगा। मैं और आलम वो बात सुनकर कूद कूद कर नाचने लगे। हमें जिन्नात ने खुश होकर तोहफा दिया था। मैंने आलम को कुछ हिस्सा देने का वादा कर लिया और तुरंत ही अपना बिस्तर हटाकर आलम की मदद से जमीन खोदने लगा। सुबह के 4 बजे तक हम जमीन खोदते चले जा रहे थे। हमने करीब करीब 1 मीटर तक का लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला, पर फिर भी उस जमीन से कमबख्त मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। आखिरकार हिम्मत हारकर हम दोनों ने गड्ढा पैक करने का फैसला किया और गुस्से में आकर गड्ढे में आखिरी बार किया। तभी हमें एक गड़ी हुई कांच की बोतल फूटने की आवाज सुनाई दी और उस आवाज के साथ बहुत ही ठंडी हवा निकली जो सीधी मेरे अंदर घुस गई। पिछले साल हुए इस वाकये के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। अब मैं कितना भी खाना खाऊं मेरा पेट नहीं भरता था। बार बार मुझे नशा करने का दिल करता था।
खून की गंध मुझे अच्छी लगने लगी थी। लोगों से मिलना जुलना भी मैंने छोड़ दिया था। बार बार खुद को मार देने का जी करता है। मेरा पड़ोसी आलम भी अचानक शहर छोड़ के कहीं चला गया और उसके बाद मेरी इस तकलीफ के इलाज के लिए मेरी अम्मी ने दरगाह का धागा मेरे हाथ पर बांधा। फातिमा आज भी दिन में 3-4 बार मेरी खैरियत जानने के लिए मंडी फोन करती है। दरगाह का धागा बांधने के बाद वह परछाई मुझसे दूर खड़ी रहती है और हाथ पर बंधा धागा निकालने के लिए कहती है। मैं अपनी सच्ची कहानी इसीलिए बयां कर रहा हूं ताकि कोई और बेकसूर इंसान मेरे जैसी मुसीबत में ना फंसे। मेरा नाम अविनाश है। यह घटना करीब 2 साल पहले की है। तब मेरे पिताजी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करते थे। उस वक्त मेरे स्कूल के करीब कुछ 5 मिनट की दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मेरा स्कूल दोपहर का होता था, तो रोज मैं स्कूल जाते जाते मेरे पिताजी को टिफिन देकर अपने स्कूल जाता था। एक दिन मेरे स्कूल को छुट्टी थी। रोज की तरह मेरी माँ ने मुझे मेरे पिताजी को टिफिन देने के लिए कहा। मैं अपना काम निपटाकर उस कंस्ट्रक्शन साइट की ओर जाने लगा। छुट्टी का दिन होने की वजह से आज वहां ज्यादा लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तभी अचानक मुझे जोर जोर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वहां पास ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था। पहले मुझे लगा कि भूख के मारे कुत्ता रो रहा होगा, इसीलिए मैंने पिताजी के टिफिन से एक रोटी निकालकर उस मकान की ओर जाने लगा ताकि उस कुत्ते को वो रोटी खिला सकूं। अभी मैं मकान के दरवाजे तक पहुंचा तो कुत्ता और जोर जोर से रोने लगा और इसके साथ साथ उस मकान की खुली सीवेज का छिछला पानी जोर जोर से उछलने लगा। उस जगह जबरदस्त हलचल दिखाई देने लगी। ये सब देख मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं टिफिन वहीं गिराकर उस खुली टंकी की ओर भागने लगा। मुझे लगा शायद पानी भरी टंकी में कुत्ता डूब रहा होगा, पर जब मैं उस सीवेज के पास पहुंचा और मैंने वहां अंदर झांक कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। उस जमीनी टंकी के खड्डे में एक काला कुत्ता सिसक रहा था। पहले मुझे लगा कि वो उसमें गिर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर वहीं खड़े रहने पर मुझे खौफनाक हकीकत का पता चला। कुत्ता एक कोने में सटा हुआ था, फिर भी उसका पैर बार बार पानी के अंदर खींचा जा रहा था। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने थोड़ी हिम्मत कर पास पड़ी हुई एक लाठी उठाई और उस टंकी के छिछले पानी के अंदर घोंपने लगा। वो मेरी हिम्मत थी या मेरी बेवकूफी थी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बार बार वो करे जा रहा था। मैं लगातार लाठी उस छिछले पानी में घोंपते चले जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि पानी के अंदर कोई है जो लाठी को पकड़ रहा है। मैं लाठी को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, पर वो लगातार अंदर धंसती जा रही थी। ये सब देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने झटके से लाठी को छोड़ दिया। उसके कुछ ही पल बाद मैंने फिर अचानक एक भयानक गुर्राहट वाली चीख सुनी और उसके साथ ही मेरी नजरों के सामने वो डरा हुआ कुत्ता छिछले पानी में नीचे खींच गया। डरकर मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया और बस देखता रहा। कुछ ही पल में वो लाठी पानी की सतह पर आ गई और दूसरे ही पल में मेरे सामने उस कुत्ते का कटा हुआ मुंड पानी में तैरने लगा। ये सब देखकर मैं फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ और पास ही मेरे पापा की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर जोर जोर से चीखने लगा। मेरे पापा और आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए। मैं सबको लेकर उस सीवेज के पास चला गया। वहां पर जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। शायद उस अनजान शक्ति ने कुत्ते का मुंड भी खा लिया था, इसलिए उस वक्त मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाया। लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। मेरे पापा को भी लगा कि मेरे हाथ से टिफिन गिर गया होगा और इसलिए मैं ऐसे बहाने बना रहा हूं। उस घटना के बाद मैं अपने घर चला आया। उस खौफनाक किस्से के बारे में बात करते करते आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का यकीन है कि उस खड्डे में कोई भयानक शक्ति मौजूद है। मुझे इस बात पर और पक्का यकीन तब हुआ जब मैंने वहां एक मजदूर की मौत की खबर सुनी। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि उसकी चप्पल की पट्टी टूटने की वजह से वह गिरकर मर गया, लेकिन मेरा दिल जानता था कि उस जगह पर कोई भयानक चीज मंडरा रही है। लोगों से सुना था कि उस मजदूर का एक्सीडेंट होने के बाद वो भी उसी खुले हुए सीवेज खड्डे में गिर गया था जहां मैंने वो दिल दहला देने वाला मंजर देखा था। उस मजदूर की मौत की घटना के बाद
एक दिन मैं फिर उस जगह पर चला गया। मैं अपने आप को यह पक्का करना चाहता था कि वो चीज अब भी वही है। पिछली बार की तरह मैं उस सीवेज से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। आसपास कोई भी नहीं था। एक बात मैं समझ चुका था कि वो भयानक चीज जो भी थी वो अकेले में ही किसी को अपना शिकार बनाती थी। मैं धीरे धीरे उस खुली टंकी की ओर बढ़ने लगा, पर सब कुछ शांत था। पानी में कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने आसपास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पानी में फेंका और अचानक ही वो पानी फिर से जोर जोर से उछलने लगा। वो देख मैं फिर से घबरा गया कि मैंने शायद उस सोए शैतान को जगा दिया है। तभी अचानक पानी के अंदर से एक लाठी ऊपर आकर पानी पर तैरने लगी। ये वही लाठी थी जिसे मैंने पानी के अंदर घोंपा था। मतलब वो अंदर जो भी था वो जान चुका था कि मैं वापस आया हूं। और अचानक ही एक काला सड़ा हुआ और खून से सना हुआ हाथ पानी से बाहर आया और उसने लाठी को अंदर खींच लिया। वो देख मैं एक पल भी वहां नहीं रुका और भागकर अपने घर चला गया। पर अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि वहां पानी के अंदर जरूर कोई बुरी चीज है जो इंसानों और जानवरों को अपना शिकार बनाती है। उसके बाद मैंने सोचा कि आसपास के लोगों को अपने इस डरावने अनुभव के बारे में बताना चाहिए। और उसके दूसरे ही दिन मैंने अपने बुरे अनुभव के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। उस बुरी चीज के बारे में बात फैलाना शुरू किया। पर मेरे उस कारनामे के बाद मेरे घर पर भी मुसीबत आन पड़ी। उस मकान का बिल्डर मेरे घर पर आकर मकान को बदनाम करने की शिकायत मेरे पापा से करने लगा और मुझे और मेरे घर वालों को धमका कर चला गया। उस किस्से की वजह से पापा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। आगे की पढ़ाई के लिए पापा ने मुझे मेरे मामा के घर भेज दिया। मुझे उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि उस घटना के बाद मैं भी उस घर में रहना नहीं चाहता था। पर एक बात जो मुझे आज भी बहुत परेशान करती है कि अब तक तो वहां मकान बन भी गया होगा, पर वहां रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी। उस दिन मैंने पूजा को काफी समझाया था, पर फिर भी वो उस अनजान लड़के के साथ चली गई थी। उस किस्से को याद कर आज भी मेरे दिल में बिजली कौन जाती है। मेरा नाम रमेश है। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी होने की वजह से हमें बार बार शहर बदलना पड़ता था। कुछ साल पहले पिताजी की ट्रांसफर यूपी में हुई थी। तब मैं भी वहीं एक कॉलेज में आर्ट्स की आखिरी वर्ष की पढ़ाई पूरी कर रहा था। उस दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, पूजा। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। हमारी क्लास का हर कोई लड़का उसे चाहता था। उसकी अदाएं देख धीरे धीरे मैं भी उसे चाहने लगा था। कुछ ही दिनों में वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। वह दिखने में सुंदर तो थी, पर स्वभाव से बड़ी चंचल थी। उसे दूसरे लड़कों के पैसे खर्च करने का और उनके साथ घूमने फिरने का बड़ा शौक था। अपनी इसी आदत के कारण पूजा पूरी क्लास में बदनाम भी थी, पर उसका अच्छा दोस्त होने के कारण मैं उन सब बातों को नजरअंदाज करता था, क्योंकि मैं सच्चाई जानता था कि वो सिर्फ बाहर घूमना पसंद करती है। वो बस अपने कॉलेज का आखिरी साल एंजॉय करना चाहती थी। पर एक दिन पूजा उसकी इसी आदत की वजह से एक रूह कपकपा देने वाली मुसीबत में फंस गई थी। कॉलेज के बाहर एक लड़का हमेशा पूजा को देखता रहता था। पूजा भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, पर पूजा को लगता था कि वो लड़का उसे बहुत प्यार करता है। पर असल में बात यह थी कि वो हमारे कॉलेज का लड़का नहीं था और न ही कोई उस लड़के के बारे में कुछ जानता था। हैरानी की बात तो यह थी कि जब भी किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश की थी तो किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हमारे लिए वो बस एक अनजान था और इसलिए मुझे उस लड़के से थोड़ा डर लगने लगा था। वो लड़का हमेशा कॉलेज के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा रहता। पूजा अक्सर लेक्चर छोड़कर घंटों उसके साथ वही बैठा करती थी और जब भी हम उस लड़के से बात करना चाहते या फिर उससे मिलना चाहते तो वो लड़का अचानक ही कहीं गायब हो जाता था। पर पूजा को लगता था कि वो लड़का उसके दोस्तों के सामने आने से शर्माता है, पर शायद मुझे अंदर ही अंदर एहसास हो चला था कि इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। और फिर कुछ दिनों बाद वो भयानक दिन आया। शाम का समय था। मैं और मेरे दोस्त हम एग्जाम खत्म कर बस बाहर ही आए थे, तो मैंने उस लड़के को उसी बड़े बरगद के पेड़ के पास खड़ा हुआ पाया जहां वो अक्सर दिखाई देता है। मैंने उसे आज तक कभी हंसता हुआ नहीं देखा था, पर आज वो मुझे देखकर हंस रहा था और आज भी वो किसी भूत की तरह खड़ा था।
बिना पल के झपकाए बस कॉलेज की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें दूर से ही भयानक गहरी काली नजर आ रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी मानो उसमें कई काले गहरे राज छुपे हो। कुछ देर बाद मैं अपने दोस्तों से बातें कर उन्हें छोड़कर घर की तरफ निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कि अब पूजा भी उसके साथ उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ी है। आज एग्जाम का आखिरी पेपर होने की वजह से पूजा हर कीमत पर उस वक्त फिल्म देखना चाहती थी। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो पूजा ने उस लड़के के खर्च पर यह ट्रिप एंजॉय करने का प्लान बनाया। मैं इस तरह की ओछी हरकत के लिए बिल्कुल सहमत नहीं था। फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस वक्त खुद को रोक न सका। थोड़ी ही देर में वो लड़का हम दोनों को फिल्म ले जाने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। उस लड़के की आंखों में गहरी उदासीनता थी और साथ चलते वक्त भी एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। हम तीनों चलते चलते सिनेमा घर के पास जा पहुंचे तो अचानक वो लड़का झाड़ियों के पास जाकर रुक गया। ये बड़ा अजीब था। मैंने और पूजा ने उसे हाथ से इशारा करके सिनेमा घर की ओर आने के लिए कहा, लेकिन वो उदासीनता भरी निगाहों से हमारी ओर देखता रहा। अब मैं खतरा भांप चुका था। कुछ तो ठीक नहीं था। मैंने पूजा को उसकी ओर जाने से मना किया, लेकिन वो मेरा हाथ झटक कर उसकी ओर चली गई। एक पल के लिए जैसे मेरे पैर वही जमीन में गड़ गए। मेरे माथे पर अचानक पसीना छूट गया। कुछ ही देर में पूजा उस लड़के के पास थी। वह उसे जल्दी से साथ आने को शायद बोल रही थी ताकि पिक्चर शुरू न हो जाए। शायद पूजा को यह मलाल था कि कहीं वह लड़का कोई बहाना बनाकर मुकर न जाए। मैं दूर होने की वजह से उनकी बहस साफ साफ सुन नहीं पा रहा था। अचानक उस लड़के ने पूजा की कलाई पकड़ ली और वह उसे झाड़ियों के पीछे खींचने लगा। यह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी चीख निकल गई। मैंने मदद के लिए इधर उधर देखा, पर सिनेमा घर ऐसी जगह पर था कि वहां आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल वो दोनों मेरी नजरों के सामने से गायब हो चुके थे। मैं घबराकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। शायद मुझे थिएटर की ओर जाकर लोगों की मदद मांगनी चाहिए थी, पर उस वक्त माहौल ही ऐसा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पास जाकर छानबीन की तो मैंने जो देखा वो देख मैं बहुत डर गया। वो कोई आम लड़का नहीं था। वो किसी भेड़िए की तरह पूजा के ऊपर सवार था और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मैंने देखा कि उसकी आंखें गहरी लाल थी, दांतों में खून लगा हुआ था और मुझे देख वो किसी जानवर की तरह पल भर में उन झाड़ियों के बीच कहीं गायब सा हो गया। पूजा वही जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर खरोंचे जाने के निशान थे। उसके हाथ पर गहरी सूजन थी और उसका चेहरा खौफजदा था। फिर मेरी नजर उसकी सलवार की ओर गई। वहां गहरे लाल खून के धब्बे थे। अभी मैं कुछ बोलूं उसके पहले पूजा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और चुनरी से दाग छिपा लिए। उसने मुझसे बस इतना ही कहा कि सहारा देकर मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो और बाकी सब भूल जाओ। मैंने रास्ते में बार बार पूजा से पूछा कि उस एक पल में ये सब कैसे हुआ, वो लड़का कैसे गायब हुआ, उसने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। घर पहुंचने पर मैंने पूजा को हमारी दोस्ती की कसम भी दी ताकि वो मुझे सब सच बता दे कि वहां हुआ क्या था, लेकिन आंसू भरी निगाहों से उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर तू अपने इस दोस्त को जिंदा देखना चाहता है तो इस हादसे के बारे में मुझसे कभी भी कुछ नहीं पूछेगा। इस घटना के बाद वो पूरी तरह से बदल गई थी। उसने हंसना मुस्कुराना जैसे छोड़ ही दिया था। उसका कॉलेज भी छूट गया। उन चंद मिनटों में घटित हुए उस हादसे में मेरी दोस्त पूजा पर क्या गुजरी होगी ये तो वही बता सकती है। आज भी मैं देर रात में उस लड़के के चेहरे को याद कर खौफ से जाग जाता हूँ और सोचता हूँ कि काश उस मनहूस दिन को मैं अपनी और पूजा की जिंदगी से निकाल पाता। क्या कभी आपने भी अनुभव किया है कि आप गहरी नींद में हैं और कोई आपके सीने पर बैठ आपको मारना चाहता है? लगता है जैसे किसी ने आपके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया हो। आप चिल्लाना चाहते हैं पर मुंह से आवाज नहीं निकलती। आप उठना चाहते हैं पर 1 इंच भी हिला नहीं जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बुरी आत्मा आप पर हावी हो गई हो। पर जब आप जोर लगाकर उठकर देखते हैं
तो आसपास कोई भी नहीं होता और हम बस यही सोचते रहते हैं कि ये क्या था जिसने मुझे काबू कर लिया था। तो दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है। वैसे तो मैंने भूत, चुड़ैल, बुरी आत्मा या ऐसी चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं किया था, पर उस रात जो भी मेरे साथ हुआ था वो मुझे आज भी सोचने पर मजबूर करता है। एक रोज़ की बात है, मैं मेरे घर में अकेला था। मेरे घर के सारे लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन के लिए गए थे। देर रात होने पर भी कोई घर नहीं लौटा। उस रात मैं अपने कमरे में बैठ पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते मुझे नींद आने लगी, तो मैं किताब हाथ में लेकर वही फर्श पर लेटकर पढ़ने लगा। तभी अचानक से ठंड बढ़ गई। ठंडी हवा के झोंके कमरे की खिड़की से अंदर आने लगे, तो मैं खिड़की बंद कर अपने बिस्तर पर सो गया। बाहर हवाएं जोरों से साए साए कर रही थी। कमरे की खिड़की पर कांच लगे थे, उस वजह से एक अजीब तरह की आवाज़ पैदा हो रही थी। हवा के जोर से खिड़की जोर जोर से हिल रही थी। आवाज़ की वजह से मेरा ध्यान कई बार उस खिड़की की तरफ गया। लगा कहीं खिड़की की कांच टूट न जाए, तो मैंने एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा लेकर खिड़की के बीच फंसा दिया। अब खिड़की की आवाज़ तो कम हो गई थी, पर हवाएं अभी भी तेज़ी से बह रही थी। उसके कुछ देर बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे भी पता नहीं चला, और बस कुछ ही देर में मैंने कुछ अजीब महसूस किया। ऐसा लगा कि अचानक जैसे कोई मेरे सीने पर बैठ गया हो। सीने पर भारीपन महसूस होने लगा। धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा और सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। फिर एहसास हुआ कि मैं तो जागा हुआ हूँ, मैं नींद में नहीं हूँ। तो मैंने आँख खोलकर देखना चाहा कि कौन है जो मेरे सीने पर बैठा है, पर मैं तो ठीक से आँख भी नहीं खोल पा रहा था। दबाव बढ़ने लगा, धड़कनें तेज होने लगी। मैंने उठना चाहा, पर उठना भी इतना मुश्किल लगने लगा जैसे किसी ने मेरे नस नस पर कब्जा कर लिया हो। मैं भीतर से शरीर को धक्के दे रहा था, पर शरीर मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। सांस थमने लगी थी। मैं जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर मानो आवाज़ भीतर ही दफन हो गई हो। मैं भीतर से जाग चुका था, सब महसूस कर रहा था, पर कुछ नहीं कर पा रहा था। शरीर विरोध करने की अवस्था में ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ ने मेरे शरीर के हर एक अंग को ही नहीं, बल्कि मेरे दिमाग को भी अपने काबू में ले लिया हो। मानो अब ये शरीर मेरा नहीं, किसी और का हो गया हो। मैं खुद को जगाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। धड़कनें और तेज होती गई, सांस लेना और भी मुश्किल लगने लगा। मैं भीतर ही भीतर शरीर को धक्के दिए जा रहा था। दिमाग का शरीर से संपर्क करने की, शरीर पर नियंत्रण लाने की कोशिश कर रहा था, और भीतर से एक जोर का धक्का लगा और मैं उठकर बैठ गया। मानो किसी ने अचानक से मेरे शरीर को छोड़ दिया हो। मेरा शरीर फिर से काबू में आ गया था। आँख खुल गई थी, सांस जोर जोर से चल रही थी। मैंने हाथ पैर हिलाकर देखा, सब ठीक था। दिमाग ने जैसे फिर से शरीर पर नियंत्रण पा लिया था। मैंने झट से उठकर लाइट चालू की, कमरे में यहाँ वहाँ देखा, पर कहीं भी कुछ नहीं नजर आया। मैं थोड़ा डरा हुआ था। जो भी मेरे साथ हुआ था उस वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। वो क्या था जिसने मुझे अपने काबू में कर लिया था? क्यों मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था? न हिल पा रहा था, न बोल पा रहा था। ऐसा क्या हुआ था कि मेरे दिमाग का मेरे शरीर से संपर्क टूट गया था? क्या कोई भूत या कोई बुरी आत्मा थी जो मुझ पर कब्जा करना चाहती थी, मेरा शरीर चाहती थी? जो भी मेरे साथ हुआ था उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। तभी मेरा ध्यान खिड़की की तरफ गया। देखा तो खिड़की आधी खुली थी और हवाएं अब भी जोरों से चल रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं फिर से उस चीज़ ने मुझ पर हमला कर दिया तो, फिर से मुझ पर कब्जा करना चाहा तो। मैं खिड़की बंद करने खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। अब तो हवाएं भी मुझ में डर पैदा कर रही थी। मैं खिड़की के नजदीक पहुंचा ही था कि अचानक किसी ने जोर जोर से घर का दरवाजा खटखटाया। पूरे शरीर से जैसे बिजली का करंट सा दौड़ गया। मैंने डरते हुए खिड़की से नीचे देखा तो नीचे मेरे ही घर के लोग खड़े थे। उन्हें देख मेरे जान में जान आ गई। मैंने राहत की सांस ली। वहीं पड़ी एक बोतल उठाई और पानी पीकर खुद को समझाते हुए खुद को शांत किया और नीचे दरवाज़ा खोलने चला गया। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि वो क्या था, वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे जकड़ कर रखा था। मैं थोड़ा डरा हुआ था पर खुद को समझा भी रहा था कि इसका उत्तर मैं ढूंढ कर ही रहूँगा। तो मैंने दूसरे दिन अपने फैमिली डॉक्टर से मिलने का प्लान बनाया। रात देरी से सोने की वजह से दूसरे दिन मुझे उठने में देर हो गई। दोपहर के 2 बज गए। मैंने उठते ही अपने फैमिली डॉक्टर को मैसेज किया और जल्दी जल्दी से तैयारी करने लगा। डॉक्टर ने मुझे फिर से मैसेज किया और मुझे 5 बजे के बाद आने को कहा। तो मैंने प्लान चेंज किया। पहले कॉलेज जाकर दोस्तों से मिलकर फिर डॉक्टर के पास जाने का प्लान बनाया। मैं तैयार होकर घर से बाहर निकलने के लिए खिड़की के पास टंगी मेरी बैग लेने के लिए आगे बढ़ा तो मेरा ध्यान कांच की ओर गया। रात अंधेरे में शायद मैंने कांच को ठीक से नहीं देखा था, पर दोपहर की चमकती धूप में कांच पर के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। कांच पर किसी के हाथों के निशान थे। मैंने और पास जाकर देखा, शायद मेरे ही हाथों के हो, पर मेरे हाथ के निशान से वो निशान काफ़ी बड़े थे और अजीब भी थे। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो सारे निशान कांच के बाहर की तरफ थे।